हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वह है भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो पढ़ेंगे और उसके जो मुख्य तथ्य हैं उनका हम एक डिस्क्रिप्टिव जो है पढ़ेंगे। और इसके लिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आती है भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो यह जो भारतीय संविधान जब आप पढ़ना स्टार्ट करते तो एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। तो इसको आप याद कर लेंगे। और यह स्टार्ट होती है हम भारत के लोग। और इसमें जो मैंने पॉइंट जो आपको अंडरलाइन किए हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और नीचे मैं इनको सब आपको डिस्क्रिप्टिव बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा का अवसर, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो जो है यह उद्देशिका हो गई। और उद्देशिका के जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उद्देशिका जो है, संविधान की जो उद्देशिका है उसका आधार क्या था। तो उसका आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। मतलब संविधान प्रस्ताव उद्देश्य जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था संविधान निर्मात्री सभा के, वही इसका आधार बनी। तो उद्देशिका में समाविष्ट संविधान के बुनियादी तत्वों एवं उसकी विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन द्वारा उल्टा नहीं जा सकता। मतलब 368 द्वारा जो संविधान में संशोधन होता है उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कोई भी विपरीत जो परिवर्तन वह नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना और उद्देश्य का यह एक ही बात होती है। इसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग से यहाँ पे क्या इंडिकेट होता है, तो यह जो शब्द है हम भारत के लोग स्टार्टिंग वाला, इसको संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है यूएनओ, उसकी भी जो प्रीएम्बल है हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है। इन शब्दों से तीन अर्थ हम निकाल सकते हैं। पहला यह है कि अंतिम प्रभुत्व, जो प्रभुत्व है वह जनता के पास है देश का। दूसरा इससे यह निकाल सकते हैं कि संविधान के निर्माता जनता के वास्तविक प्रतिनिधि थे। मतलब जो संविधान सभा में प्रतिनिधि थे वह जनता के द्वारा चुने गए थे। और तीसरा है कि संविधान का निर्माण भारतीय जनता की स्वीकृति एवं सहमति से हुआ है। तो जो संविधान का निर्माण हुआ है उसमें भारतीय जनता जो है उसकी स्वीकृति और सहमति हुई है। इसके बाद हम दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये शब्दावलियाँ हैं जो परीक्षा में काफ़ी पूछी जाती हैं, और जो संविधान है उसे समझने के लिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि जो संविधान का जब प्रवर्तन हुआ है, मतलब 1949 के बाद, उसके बाद कोई भी बाह्य शक्ति पर भारत का नियंत्रण नहीं है। मतलब भारत जो है वह स्वयं में स्वतंत्र है। पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, और स्वतंत्रता के बाद और जो संविधान लागू हुआ है उसके बाद से भारत स्वयं संप्रभुत्व है, वह अपने निर्णय स्वयं लेगा। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो राष्ट्रमंडल है उसकी सदस्यता को प्रभुत्व संपन्नता नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है वह भारत के लिए अनिवार्य नहीं है। भारत जब भी कभी भी चाहे तो वो सदस्यता को त्याग सकता है। तो ये इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। इसके बाद हम अगला जो ऑप्शन है वह देखते हैं कि समाजवादी से क्या तात्पर्य है कि जो सामाजिक संगठन है उसके ऐसे सिद्धांत नीति से है जो उत्पादन के जो साधन हैं, पूंजी है, जमीन है, संपत्ति है, सभी का जो है संपूर्ण समुदाय द्वारा नियंत्रण एवं स्वामित्व का समर्थन करता है। तो जो सभी के हित के लिए विवरण और प्रशासन की व्यवस्था करता है। मतलब समाज के हित जो है सर्वोपरि हैं और समाज के लिए ही सब चीज़ें हैं। तो समाजवादी जो शब्द है वह जो जब 1949 में लागू हुआ था
और 1950 में फाइनली 26 जनवरी को फाइनली जब लागू हुआ था संविधान, तो उस समय समाजवादी शब्द जो प्रियम्बल है उसमें नहीं था। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के उद्देश्य का, या फिर हम इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, में अंत स्थापित किया गया है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। ये जो 4 नंबर पॉइंट है ये गलती से यहाँ पे वापस से समाजवादी लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है पंथ निरपेक्ष है, तो आप यहाँ पे सही करके पंथ निरपेक्ष कर लेंगे। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसका अर्थ क्या होता है हम देख लेते हैं कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द है यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट संशोधन है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे और इसको एक मिनी संविधान भी बोला जाता है, इसलिए इसको हमेशा याद रखें। जो 42वां संविधान संशोधन है वह 1976 में हुआ था। और जो पंथ निरपेक्ष है उसका अर्थ होता है कि जो प्रचलित सभी धर्म हैं उनका समानता के आधार पर व्यवहार करेगा देश, और किसी भी धर्म को ना तो संरक्षण प्रदान करेगा और ना राजधर्म की मान्यता देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो देश है या राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, वह उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, वह निरपेक्ष होगा। तो इसके लिए संविधान के जो अनुच्छेद हैं 15, 16, 28, 29 तथा 30, इसमें पंथ निरपेक्षता के संबंध में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। ये हम आगे जब भी हमारी क्लासेस कंडक्ट होती रहेंगी उसमें हम आगे भी देखेंगे, जब अनुच्छेद आएंगे तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा उसमें क्या प्रावधान है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वह आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। तो यहाँ पे जो लोकतंत्र है इसका अर्थ है ये होता है कि ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की गई हो, यानी लोकतंत्र के द्वारा की गई हो, और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हो। मतलब जो सरकार है वह ऐसे लोगों से बनी है जिनका निर्वाचन के द्वारा जनता ने चुना है और वो जनता के प्रतिनिधि हैं। और भारत इसीलिए दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है। और गणराज्य जो है ये तो हो गया लोकतंत्र, और गणराज्य से तात्पर्य यह होता है कि जिसका जो प्रमुख होता है, मतलब भारत में अगर प्रमुख देखें तो राष्ट्रपति होता है, वह निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुक्रम के आधार पर होता है। वंशानुक्रम मतलब हो जाता है जैसे कोई राजा है उसका पुत्र वापस से राजा बन जाता है तो वंशानुक्रम होता है। और ऐसा इंग्लैंड में होता है कि जो राजा होता है उनके परिवार से ही अगला राजा होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति का पद जैसा कोई पद नहीं होता है। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर उद्देश्य का जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो शब्द है इसको सार्थक बनाया गया है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं न्याय। न्याय जो है इससे तात्पर्य भारत के लोगों को न्याय प्रदान किया जाना है। यह न्याय 3 प्रकार का हो सकता है, सामाजिक भी है, आर्थिक है, राजनीतिक है। इन तीनों में समस्त प्रकार के जो न्याय है वह सम्मिलित हो जाते हैं। और संविधान के जो अनुच्छेद है 15 से 18 तक, 38 से 39 में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। और राजनीतिक न्याय से तात्पर्य यह है कि जो नागरिक हैं देश के उनको राजनीतिक जीवन में स्वतंत्रता प्रदान की गई है पूरी तरीके से। और संविधान द्वारा सभी नागरिकों को जो वयस्क मताधिकार है, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति मतदान कर सकता है। यह एक राजनीतिक न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका हम अगला पॉइंट देख लेते हैं 7वां, जो स्वतंत्रता। तो भारत के नागरिकों को जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन स्वतंत्रताओं के लिए संविधान के जो भाग 3 है उसमें व्यापक प्रावधान किए गए हैं तथा इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भी स्थापना की गई। यहाँ पर धर्म की आप देख रहे हैं कि धर्म की स्वतंत्रता है तो यह व्यक्तियों के लिए है, लेकिन राष्ट्र का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र तो धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति और जो देश के लोग हैं उन्हें धर्म को करने की स्वतंत्रता है, मतलब वह धार्मिक प्रवृत्ति के किसी भी धर्म से जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है समता। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समता, क्योंकि समता के बिना स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। इसलिए संविधान के जो उद्देश्य का उसमें समता का प्रावधान किया गया है और भारत के सभी नागरिकों को अवसर तथा प्रतिष्ठा की समता प्रदान की गई है। और भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के उपबंध किए गए हैं। इसके बाद हम अगला कुछ पॉइंट देख लेते हैं, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता। तो संविधान में जो व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। और जो उद्देश्य का है उसमें अखंडता शब्द, यह भी मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें अखंडता शब्द नहीं था, इसको भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और जो अनुच्छेद 19 है, 19 में भारत की एकता तथा अखंडता के हित में
युक्तिक निबंधन लगाने संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको पूरा संविधान पढ़ाने वाला हूं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसका हम अगला नंबर देख लेते हैं, 10वां के संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने की शक्ति। तो संविधान को जो अंगीकृत किया गया है, आप उद्देशिका के जो अंतिम भाग में देखेंगे वहाँ लिखा है भारत के, जो हम भारत के लोग आखिरी में लिखा है अंगीकृत। तो जो अंगीकृत करने तथा अधिनियमित करने की जो तिथि का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया था। तो एक तरह से यह संविधान सभा ने किया था, लेकिन देखा जाए तो यह भी संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे वो भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो एक तरह से यह भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित माना गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि उद्देशिका जो थी या प्रस्तावना है, उसका महत्व क्या होता है। तो जो भी किसी भी संविधि अधिनियम के जो प्रारंभ होता है तो उद्देशिका को शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि जो उद्देशिका है उससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम का जो निर्माण हो रहा है वो किस उद्देश्य से किया जा रहा है। तो संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है और नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के स्रोत, यानी संविधान का स्रोत क्या है, भारत की जनता। जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो जो संविधान है वो उसका जो केंद्र बिंदु रहेगा वो भारत की जनता ही रहेगा। तो संविधान के उद्देश्यों का वर्णन तथा संविधान को अंगीकृत करने की तिथि का उल्लेख करता है। तो यह महत्व हो जाता है कि किस महत्व है और इससे क्या फ़ायदे होंगे। और इसके बाद देख लेते हैं कि संसद जो है ना, वह संसद के पास जो संविधान संशोधन शक्ति होती है उसमें वह उद्देशिका में कितना संशोधन कर सकती है। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था, इसमें निर्णय दिया था कि संसद द्वारा संविधान के जो अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसमें उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उद्देशिका का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन है उसका संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और अभी तक जो है संसद द्वारा उद्देशिका में कुछ शब्दों का परिवर्तन किया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया भी कि 42वें संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 शब्दों का समावेश किया था। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि आप संविधान मतलब संसद जो है संविधान की प्रस्तावना में जो परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन वो ऐसे उसमें ऐसा परिवर्तन या ऐसे शब्दों को जोड़ सकती जिससे वो प्रस्तावना और ज़्यादा सशक्त होता हो। मतलब प्रस्तावना में कोई भी नेगेटिव प्रभाव करने वाली जो भी बदलाव होंगे वो मान्य नहीं होंगे और उसका संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। और जो उद्देशिका से संबंधित प्रस्तावना से संबंधित पूरा टॉपिक है मैंने आपको इसमें बता दिया है, सभी की पॉइंट्स बता दिए हैं। और आप जो है उद्देशिका को याद कर लें, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मैं उसके आगामी वीडियो भी लाऊंगा जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।